सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो आंसर होगा 22 दिसंबर को। तो हर साल 22 दिसंबर को भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हमारे सबसे महान गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है। उसी के उपलक्ष्य में हम 22 दिसंबर को ये दिन मनाते हैं। और श्रीनिवास रामानुजन जी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 में। कहां पर? तमिलनाडु के इरोड में। और आपको बता दूं कि 1918 में रॉयल सोसाइटी के लिए चुने जाने वाले वो दूसरे भारतीय बने थे, पर केवल 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। तो सिंपल सा याद रखेंगे, नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, वो 14 मार्च को होता है, जिसको पाई डे भी कहा जाता है। पाई वो गणित में आप पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स में पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और वहीं से आप इसका दिवस भी याद रख पाओगे। 3 मतलब तीसरा महीना, 14 मतलब 14 तारीख, 3.14। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको याद आएगा, शस्त्र रामानुजन अवार्ड, जो कि इस साल का दिया गया अलेक्जेंडर दुन को, जो अमेरिकी हैं। कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। ये इन्हीं की याद में दिया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में। और 2024 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? मिशेल टेलाग्रैंड को। ये भी याद रखना। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था। 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर को पहली बार हमने मनाया विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और अभी 22 दिसंबर हमने पढ़ा राष्ट्रीय गणित दिवस। तो ये दिसंबर के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप का पहला संस्करण को अभी किसने जीत लिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा भारत ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप की। और 2024 में जो ये है, ये इसका पहला संस्करण है, पहली बार हुआ है, तो ध्यान में रखना है। क्योंकि जो भी पहली बार होता है, पहली चीजें होती है, वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है। और हुआ कहाँ पे अगर पूछेंगे तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। जीत लिया है भारत ने। रनर अप कौन रहा? उपविजेता बांग्लादेश रहा है। ये इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इतनी सी बातें आप याद रखो। अब क्रिकेट से ही संबंधित और स्पोर्ट्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो देखो, अभी जो नवा वुमेन्स एशिया कप 2024 जो हुआ था, अभी जो प्रश्न में हमने पढ़ा वो अंडर 19 वाला पहला एडिशन है, जो मलेशिया में हुआ, भारत ने जीता। और यहाँ पे हम 9th एडिशन पढ़ रहे हैं वुमेन्स एशिया कप 2024 का। ये श्रीलंका में हुआ था, इसको श्रीलंका ने ही जीता था, भारत को हराया था। उसके अलावा भी नवा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, वो भारत ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। और नवा ही 9th ही एडिशन अभी महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। तो तीनों के तीनों जरूर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2025 में जो मेंस एशिया कप है वो भारत में होंगे T20 फॉर्मेट में। 2027 में जो मेंस एशिया कप है वो बांग्लादेश में होंगे वनडे फॉर्मेट में। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीता, विदर्भ को हराया। और ईरानी कप 2024 मुंबई विजेता रहा, शेष भारत को हराया। बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए हेड बन गए शम्मी सिल्वा, श्रीलंका के हैं। और ICC के आप जानते ही हो सबसे युवा चेयरमैन बन गए जय शाह। उसके अलावा आपको याद होगा, अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2028 में होंगे, उसको कौन होस्ट करेगा, कहां पर होंगे? तो पाकिस्तान में होंगे।
और 2-4 पॉइंट्स और अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं रिसेंटली जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े स्पोर्ट्स के प्रश्न ही है कि 2025 में पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी भारत होस्ट करेगा, नई दिल्ली में होंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल कप है ये भी 2024 वाला रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे अगले साल वो उत्तराखंड में होंगे, आपको पता है। उसका जो शुभंकर मैस्कोट है वो मौली है और एंथम है संकल्प से शिखर तक। ब्रिटेन की नेट साइवर ब्रंट ने सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड बनाया है। आर अश्विन ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जो ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ था उसको भारत ने जीता चाइना को हरा करके। तो ये जितना भी मैंने आपको रिवीजन करवाया है ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहा पिपलांत्री गांव ये किस राज्य में है, तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूरे देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए एक पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है और ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है, ये पिपलांत्री मॉडल पर आधारित होनी चाहिए। और पिपलांत्री मॉडल की बात करें तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में बनाए गए पिपलांत्री मॉडल पर बेस्ड है। पिपलांत्री मॉडल के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या है इसमें ऐसा खास। पहले हम ये बात कर लें अगर इस शब्द की, पवित्र उपवन से क्या मतलब है। ऐसी वन भूमि जिसे स्थानीय निवासियों के द्वारा संरक्षित किया गया, मतलब वो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, कोई दखलंदाजी नहीं करते। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा उनकी संस्कृति और धार्मिक विश्वासों के कारण उसे संरक्षित किया जाता है। और पिपलांत्री मॉडल की बात करें तो ये पॉइंट तो है ही सही कि वो उसका संरक्षण करते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। उसके अलावा इस गांव की खास बात क्या आता है, अगर गांव में किसी भी घर में कोई बच्ची का जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है, तो उसकी खुशी में 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो पूरा का पूरा एरिया क्या है, हरा भरा हो रहा है। उस एरिया में जो टेम्परेचर है उसमें भी कमी आई है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर डाउन। अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल होता है उस पर भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये सब फायदे यहाँ पे देखने को मिले हैं और इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी मॉडल को ध्यान में रख के आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि पूरे देश में इस तरह से पवित्र उपवनों का संरक्षण किया जा सके। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भगवत गीता के अध्याय 13 से श्लोक 20 का हवाला देते हुए कहा कि प्रकृति सभी भौतिक चीजों का स्रोत है। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो जो भी भौतिक चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सुख सुविधाओं के लिए वो सब खत्म हो जाएगा। प्रकृति खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न अब यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दीजिएगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को ही बाल विवाह को समाप्त करने का एक टारगेट दिया था, एक लक्ष्य दिया था। आप बताइए वो लक्ष्य कब तक का दिया है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। अब जैसे यहाँ पे पिपलांत्री गांव चर्चा में रहा, हमने कहा ये कहां पर है, आपने कहा राजस्थान में है। इसी तरह से कुछ और गांव अभी न्यूज में रहे थे। मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे अभी ये लिस्ट मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी रिवाइज करवाई थी, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर पूछे देश का पहला गांव कौन सा बना, माणा गांव जो उत्तराखंड में है, ये अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। भारत का पहला संशोधित जैव गांव मॉडिफाइड बायो विलेज वाला राज्य बना है त्रिपुरा, और ये गांव कौन सा है, दासपारा। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये जम्मू कश्मीर में बनी थी, पल्ली गांव। देश का पहला 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव बना था। और इसी तरह का प्रश्न अभी जो हमने पढ़ा था कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, मतलब भारत के बॉर्डर पे बना जो पहला सोलर गांव है वो कौन सा बना, मसाली गांव, जो कि गुजरात के बनासकांठा जिले में है। उसके अलावा हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव भरतोल बना। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज केरल का कुंभलांगी गांव बना। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जेरी गांव। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय झारखंड का जामताड़ा जिला। फयेंग गांव मणिपुर में है, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव बना। बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगघर गांव देश का पहला शहद गांव बना था। तो इस तरह से ये 12-13 गांव आपके न्यूज में रहे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक ये कहां पर हुई, तो आंसर होगा मिस्र में। देखो यहाँ पे डी का मतलब हो गया डेवलपिंग, यानी कि विकासशील देशों का एक तरह का ये संगठन है। इसमें 8 इस्लामिक विकासशील देश आते हैं। तो आर्थिक सहयोग के लिए 8 डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि 8 इस्लामिक डेवलपिंग कंट्रीज बोलूंगा तो सही रहेगा। तो इनकी अभी 11वीं बैठक हुई है
अभी 19 दिसंबर को ही। कहाँ पे? मिस्र में, इजिप्ट में। और इसका उद्घाटन किया मिस्र के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी ने। तो ये आप ध्यान रखना है कि 11वीं D8 संगठन की जो बैठक है इस बार कहाँ हुई? 2024 में 11वें संस्करण की थी, मिस्र में हुई है, इजिप्ट में। और अगले साल वाली भी बता दिया गया, अगले साल 2025 में जो 12वीं बैठक होगी वो कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया में होगी। और पिछली वाली जो 10वीं नंबर की हुई थी वो 2021 में हुई थी, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और इस बार वाली जो बैठक है उसकी थीम क्या है? युवाओं में निवेश और लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन, कल की अर्थव्यवस्था को आकार देने की दिशा में। तो ये 8 इस्लामिक जो देशों का ये संगठन है। कौन कौन से 8 इस्लामिक कंट्रीज इसमें शामिल है? इजिप्ट, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की है। तो ये D8 आर्थिक सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इस्तांबुल, तुर्की में। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मिस्र में, क्योंकि मिस्र में इसकी बैठक हुई है। तो ये रहा मिस्र यानी कि इजिप्ट, अफ्रीकी कंट्री है, देख सकते हो आप मैप में। कैपिटल काहिरा होती है, करेंसी है मिस्र पाउंड, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और अभी साइक्लोन एक्सरसाइज जो हुआ 2024 में, इसका दूसरा संस्करण था, यहीं पे हुआ, इजिप्ट में ही। और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्र को मलेरिया मुक्त भी घोषित किया था। आप जानते हो ब्रिक्स में अभी जो 5 देश शामिल हुए थे उसमें इजिप्ट भी शामिल है। इसके अलावा कुछ और समिट्स हम रिवाइज करें तो इस साल जो G7 समिट हुआ इटली में हुआ, इटली के पुगलिया में। G20 जो समिट हुआ वो ब्राजील में हुआ। G20 में नवीनतम मेंबर पिछले साल बना था जब भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी। अफ्रीकन यूनियन इसका नया मेंबर बना था जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा इथोपिया में है। ब्रिक्स समिट इस बार हुआ रशिया के कजान में। और 5 जो नए मेंबर शामिल हुए वो कौन कौन है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। क्वाड समिट जो इस बार हुआ वो अमेरिका में हुआ, अगले साल भारत में होगा। COP 29 का आयोजन हुआ अभी बाकू, अजरबैजान में। और पिछले साल COP 28 हुआ था UAE में। और आसियान समिट ये हुआ लाओस में। ये प्रश्न एग्जाम में आया, देखो अभी। शंघाई कोऑपरेशन SCO समिट ये हुआ कजाकिस्तान में। और SCO का पिछले साल 9th नंबर का मेंबर ईरान बना था, इस बार 10वां मेंबर बन गया बेलारूस, ये भी याद रखना। इस बार जो नाटो समिट हुआ वॉशिंगटन DC अमेरिका में हुआ। 6ठा बिम्स्टेक समिट अभी हुआ थाईलैंड में। तो ये 10 इंपॉर्टेंट समिट्स हमने और रिवाइज कर लिए, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग ये कहां पर हुई है? तो आंसर होगा असम में। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है और इसी की सहायक नदी है कुल्सी। और इसी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। तो इससे क्या होगा? इससे उनके मौसमी और प्रवासी पैटर्न और सीमा वितरण और आवास उपयोग को समझने में मदद मिलेगी कि यहाँ पे ये डॉल्फिन कहाँ पर है कि नहीं है तो कितनी है, ये सब जानकारी मिलेगी। और ये सब किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत। अच्छा, डॉल्फिन से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। देखो, आपको बताए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 में भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया था। ये जो गंगा नदी डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, एक तो ये याद रखना। कब घोषित किया था? 5 अक्टूबर 2009 में। इसलिए 5 अक्टूबर को ये दिवस हम मनाते हैं डॉल्फिन दिवस के रूप में। और इसे स्थानीय रूप से सुसु के नाम से भी जाना जाता है। सुसु मीठे पानी की डॉल्फिन है ये। और साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाटनिस्टा गांगेटिका। ये मीठे पानी की डॉल्फिन है और ये दृष्टिहीन होती है, इसे दिखाई नहीं देता। उसके अलावा डॉल्फिन के लिए भी किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया? बिहार के भागलपुर में, जिसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। और अभ्यारण्य जिसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। अच्छा, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे खुला? पटना में। और अभी किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया? नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो है ही सही, उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने इसे स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी घोषित कर दिया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, इससे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे सारे मुस्लिम कंट्रीज ही मैंने रख दिए। अगर मान लो एक ही मुस्लिम कंट्री होता बाकी नहीं होते तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुवैत। तो अभी मोदी जी 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए थे कुवैत। और आप कह सकते हो
43 ईयर के बाद, 43 वर्षों के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत में पहला दौरा था। उनसे पहले 1981 में इंदिरा गांधी कुवैत की यात्रा कर चुकी हैं। तो जब अभी मोदी जी वहां गए तो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान उनको दिया गया, जिसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो दोस्ती का प्रतीक है ये सम्मान, और इनको ये सम्मान मिला, याद रखना। अभी तक आप देखोगे तो मोदी जी को अब तक 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। कुछ रिसेंटली जो मिले हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, 2024 वाले तो कम से कम सारे। लेकिन उससे पहले कुवैत ले चलता हूँ मैं आपको। मोदी जी गए तो हमें भी चलना चाहिए। तो ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल कुवैत सिटी होती है, करेंसी है कुवैती दिनार। यहाँ के इसी साल नए प्रधानमंत्री बने थे शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल साहब। और आपको याद होता कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण भी शुरू हुआ था, ये न्यूज भी हमने पढ़ी थी। तो कुवैत की ही वो न्यूज है। चलो, अभी मैंने आपको कहा मोदी जी को इस साल कौन कौन से देशों ने सम्मान दिए और कौन से सम्मान दिए। इसमें एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट मिला इनको। उससे पहले पिछले महीने बारबाडोस का सम्मान मिला था, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। नवंबर में ही गुयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना मिला। डोमिनिक का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था, डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर। और नाइजीरिया का मिला था ऑर्डर ऑफ नाइजर। रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, प्रश्न ऑर्डर, ये पुरस्कार का नाम देखिए पूछा था किस देश ने दिया, तो रशिया ने। और भूटान ने दिया था, इसी साल दिया था, घोषणा इसकी 2021 में हो गई थी, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। और ये तो 2024 के सारे हो गए। पिछले साल ग्रीस ने भी दिया था, फ्रांस ने भी दिया था, इजिप्ट वगैरह ने दिया था, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, आपको याद होगा। तो इस तरह से टोटल 20 देशों के सम्मान इनको मिल चुके हैं। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने बताया कि उन्होंने कैंसर की mRNA वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है, और इस वैक्सीन को 2025 से, अगले साल से, रशिया के नागरिकों को मुफ्त में लगाया जाएगा। क्या होती है mRNA वैक्सीन? तो mRNA यानी कि मैसेंजर RNA, ये इंसानों में जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जो कन्वेंशनल जो वैक्सीन होती है उसके मुकाबले ज़्यादा जल्दी एंटीबॉडी बन जाती है। तो इसके साथ ही शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तो mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित ये कैंसर की अभी पहली वैक्सीन बनाई है रशिया ने, ऐसा रशिया का कहना है। WHO की तरफ से इसे अभी कोई मान्यता नहीं दी गई, रशिया ने ऐसा कहा है। कैंसर की बात करें तो कैंसर आप जानते हो, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड मैनर में असामान्य तरीके से कई गुना बढ़ने लगती है तो ये अनियंत्रित ग्रोथ ही ट्यूमर का रूप ले लेती है। अच्छा, कैंसर से ही कई तरह के आपके प्रश्न बनते हैं, वैसे मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ, एक बार फिर से करते हैं। देखो, सारे याद होने चाहिए आपको। वर्ल्ड कैंसर डे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट डे हो गया 4 फरवरी को। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है 1 अगस्त को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। कैंसर से ही संबंधित ये 4 दिवस हो गए आपके। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन, उसका नाम है सर्वावेक। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। और अभी बजट में कहा भी गया था कि 9 से 14 साल की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में लगाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता महीने के रूप में मनाते हैं। अभी एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक AI प्लेटफॉर्म ioncology.ai को लॉन्च किया था। और स्टडी ऑफ कैंसर कही जाती है ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए भी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? सवेरा कार्यक्रम। तो ये भी ध्यान में रखना। और आज हमने क्या पढ़ा? कैंसर के लिए mRNA टीका डेवलप किसने किया? रशिया ने। रशिया आप जानते हो ये दो महाद्वीपों में आता है, एशिया और यूरोप में। कैपिटल इसकी मॉस्को होती है और करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। इस साल जो ब्रिक्स समिट हुआ कजान रशिया में ही हुआ, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विशेष निवेश कोष का गठन किसने किया है? तो आंसर होगा सेबी ने। विशेष निवेश कोष अंग्रेजी में बोलोगे तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड।
तो इसे उन इन्वेस्टर्स, उन निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करने में रुचि रखते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 10 लाख रुपए का तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। इसमें आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। बाकी देखो, सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से तो कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं आपको एक दिखाता भी हूं, ये देखो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। ये मुख्य काम क्या है सेबी का? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का ये काम करती है। अभी हमने पढ़ा था इसने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम को भी लॉन्च किया था, और उसके पहले सेबी ने निवेशकों के लिए ही सारथी 2.0 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और इसी साल द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड भी दिया था सेबी को। तो ध्यान रखना ये सारी बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने बताया कि 2025 में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा, यह हमें ध्यान रखना है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिनों में हम देख चुके हैं कई सारे जो टूर्नामेंट हैं वो भारत में होंगे, और मैं आपको रिवाइज भी कराता हूं। तो आज आपके लिए ये टेस्ट रखते हैं या होमवर्क प्रश्न जो भी आप कहो, आप लिस्ट बताओ या पॉइंट के फॉर्म में बताओ कि भारत किन किन टूर्नामेंट्स की होस्टिंग कर रहा है या किन किन टूर्नामेंट की होस्टिंग भारत को मिली है। देखते हैं आप में से किसको याद है। बाकी मैं आपको तो रिवाइज कराता ही रहता हूं, आज भी रिवाइज नहीं करा रहा हूं, आज आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1907 में, हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है। अच्छा, एक और होमवर्क प्रश्न लिखो। हमारी एक शूटर है जिनका नाम है मनु भाकर, आप सभी जानते होंगे। अभी इसी साल इनको एक मिनिस्ट्री में, एक मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वो कौन सा मंत्रालय है ये भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, और इन सभी क्वेश्चंस का जो भी हमने पढ़ा है वो सभी PDF में आपको मिलता है। टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी PDF अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिलती है, वहाँ पे क्विज भी मिलती है। आपको टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी करेगा कौन? पाकिस्तान। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दीपा मलिक। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पे। और किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया गया? चाइना। यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष बन गए कौन? मदन लोकुर। और फिर पूछ रहे अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। अभी SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए राम मोहन राव अमारा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया 20 दिसंबर, और 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस होता है। कब हुई थी स्थापना? 1963। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया कौन सा? तो बेलारूस आंसर हो जाएगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। आज का आपका होमवर्क प्रश्न।